एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर जो कि है सोशल साइंस का। तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अब ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाली है, तो हो सकता है कि पेपर भी ऑफलाइन ही आए, ऑफलाइन के तरीके से ही आए। तो ऑनलाइन के साथ साथ हमें ऑफलाइन पेपर भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, तो हो सके तो आप पूरा ऑनलाइन पेपर सॉल्व करें एंड ऑफलाइन पेपर भी सॉल्व करें, क्योंकि कौन से पैटर्न से आएगा ये तो हमें नहीं पता है। वैसे तो पैटर्न तो सेम ही है, ओके, बट अगर आप ऑफलाइन को भी एक बार सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट वाला होगा। ओके, तो अगर आप फर्स्ट बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही सोशल साइंस के रिगार्डिंग और हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग PYQ एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोथक पर्वत है? मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ब्लॉक माउंटेन। ओके, तो मैं आपको बता दूं एक टॉप सीक्रेट बात इसके बारे में कि जो ब्लॉक माउंटेन वाला टॉपिक है ना, ये हर एक मतलब मोस्ट ऑफ द टॉप एग्जाम्स में आया ही है। ओके, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ब्लॉक माउंटेन है, यूरल माउंटेन, हिमालयन माउंटेन, अल्पेशियन माउंटेन या फिर वॉस्जेस माउंटेन। सो जो आपका करेक्ट आंसर होगा ना इसमें, ये होगा वॉस्जेस माउंटेन। ठीक है, वॉस्जेस माउंटेन जो है वो ब्लॉक माउंटेन है। ओके, और जो हिमालय माउंटेन है, यूरल माउंटेन है, ये सारे फोल्डेड माउंटेन है। ठीक है, हिंदी में फोल्डेड को क्या कहा जाता है ये तो नहीं पता मुझे, पर ये फोल्ड होकर बने हुए हैं। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं 32 वाला क्वेश्चन। ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ एंड द ओके, मतलब कि हमें अर्थ से मून का सिर्फ एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अराउंड 27 days एंड टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करती है। ठीक है, और लगभग इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करती है। तो कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है वो आपको बताना है। तो अगर आपने 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, अगर आप सोशल साइंस के बारे में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और सोशल साइंस के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ना, तो आपको NCERT की बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो सोशल साइंस के क्वेश्चंस के लिए मैं कभी भी आंसर की का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं, क्योंकि मैंने पूरी NCERT पढ़ी हुई है। ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दोनों ही सही है। ठीक है, तो A और B दोनों सही है और B जो है A की सही व्याख्या करता है। सो ऑप्शन नंबर जो A है ये दोनों ही सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 वाला। ओके, कंसिडर द स्टेटमेंट ABC ऑन द मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब कि जो कायांतरित शेल के बारे में दिए गए ABC कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ओके, तो कौन सा कथन सही है कायांतरित शेल के बारे में, मतलब कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में? तो मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं प्लीज़ हिंदी में क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो मैं इंग्लिश में पढ़ के आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में आते हैं तब वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं, या फिर जब मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं वो मेल्ट हो जाते हैं और मेल्ट होने के बाद वो वापस से मोल्टेन मैग्मा में चेंज हो जाते हैं ग्रेट हीट एंड प्रेशर की वजह से। या फिर थर्ड जो है मार्बल इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, ये तीनों में से कौन सा कथन मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में सही है? ठीक है, तो अग्नीय और जो असदिश शेल है, जब वो उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण क्या होते हैं, कायांतरित शेल में परिवर्तित हो जाते हैं। या सेकंड जो है कायांतरित शेल जो है उच्च ताप और दाब के प्रभाव के कारण वो द्रवित मैग्मा में चेंज हो जाता है, और संगमरमर एक कायांतरित शेल है। तो देखिए मैं ये टॉपिक अभी स्कूल में पढ़ा रही हूँ, जो कि 7th स्टैंडर्ड के लेसन नंबर 2 का टॉपिक है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है। इसमें तीनों ही सही है, मतलब ABC ऑल और करेक्ट। ठीक है, ऑल
करेक्ट है। और इस टॉपिक के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करवाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इग्नियस रॉक के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछा जाता है, कभी कभी मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछा जाता है। तो ये मैं पूरा टॉपिक ही आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एक वीडियो में। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करना पड़ेगा। तो आंसर आपको मिल गया है, ऑप्शन नंबर 3 जो है ABC इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला। ओके, और मुझे ना ऐसे स्मॉल क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं। ऑन एंटर इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम स्पेस टू डू द मेटेरॉइड्स बर्न अप। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक मैंने अभी हाल ही में एक्सप्लेन किया है और बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रोपोस्फियर क्या होता है, मेसोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, एक्सोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, थर्मोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या क्या पाया जाता है, वो सारा मैंने एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो, आपका एक भी मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। तो कृपया करके आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा, और मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी इस लिंक को दे दूँगी। ओके, तो इसका आंसर क्या है, 34 का आंसर क्या आएगा? तो जो मेटेरॉइड्स होते हैं ना, जिसको हम उल्का पिंड बोलते हैं, जब वो ऊपर से आते हैं, स्पेस से आते हैं ना, तो ये जब मेसोस्फियर में आते हैं ना, मेसोस्फियर में तब ये जल जाते हैं। ठीक है, मेसोस्फियर में आते ही क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसका आंसर है मध्यमंडल, मेसोस्फियर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 35 जो क्वेश्चन है, ट्रांसह्यूमेंस इज़ रिलेटेड टू, मतलब कि जो ऋतु प्रवास है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। ओके, मूवमेंट ऑफ द पीपल, क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ हाउस, एक छोटे से घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, मीन्स आर्टिफिशियल इनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स, या फिर प्लेसेस वेयर सेटलमेंट्स डेवलप्स। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। ठीक है, ट्रांसह्यूमेंस, देखिए ट्रांस मतलब कि ट्रांसपोर्ट होना, ट्रांसफ़र होना, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र होना, और ह्यूमन्स मतलब कि ह्यूमन बींग्स। तो जब इंसान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, राइट, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसह्यूमेंस, मीन्स मूवमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन से ही आंसर निकल के आ रहा है, ऋतु प्रवास किससे जुड़ा हुआ है, लोगों के आवागमन से। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसके लिए पूरी तरीके से सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 वाला। कंसिडर द स्टेटमेंट A and B ऑन द परमानेंट विंड्स एंड द क्लोज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब कि जो स्थायी पवनें हैं, तो स्थायी पवनों के संबंध में A और B पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो these winds blow constantly throughout the year in a particular direction। ये जो पवनें होते हैं ना, वर्ष भर में लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती है। या फिर जो वेस्टर्लाइज और जो ईस्टर्लाइज आर एग्जाम्पल ऑफ दिस विंड, पश्चिम और पूर्वी पवनें जो हैं उनके उदाहरण हैं। तो कौन सा कथन गलत है और कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए, इसका भी दोनों आंसर सही है, A और B दोनों ही सही है। ठीक है, वेस्ट जो पूर्वी और पश्चिमी जो पवनें होती हैं उसके उदाहरण होती हैं, और वो एक निश्चित दिशा में ही चलती है। मतलब जो पश्चिमी हवा होगी वो पश्चिम से ही चलेगी, और जो पूर्वी हवा होगी वो पूर्वी से ही चलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 3rd वन है वो सही है, B, A और B दोनों ही सही है इसके बारे में। चलिए देखते हैं 37 वाला क्वेश्चन। 37 वाला क्वेश्चन ये है कि कंपास जो है ना, ब्राज़ील में घास को कंपास बोलते हैं। ओके, तो लानोस इन वेनेजुला आर एग्जाम्पल ऑफ। तो जो लैनोस है इन वेनेजुला किसका एग्जाम्पल है वो बताना है। मतलब कि ब्राज़ील के कंपास और वेनेजुला के लानोस किसके उदाहरण हैं। ब्राज़ील में जो कंपास होता है और वेनेजुला में जो लानोस होता है वो किसके उदाहरण है। ओके, तो वो एक पेड़ पौधा के ही उदाहरण है। पर कौन सा पेड़ पौधा, टेम्परेट ग्रासलैंड, टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, या फिर मेडिटेरियन वेजिटेशंस। क्या होगा इसका आंसर? 37 का आंसर क्या होगा, जल्दी ही बताइए। ओके, तो एक प्रकार का, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कंपास जो होता है एक प्रकार का घास होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मतलब कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के मैदान। ठीक है,
घास स्थल। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही है, क्योंकि जो लानोस है और जो कंपोस्ट है वो एक प्रकार का क्या होता है, घास होता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 वाला। तो इसमें आपको बताना है ए और बी में से कौन सा कथन सही है क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। ओके, सो जलवायु जो क्लाइमेट है ना, डे टू डे चेंजेस होता रहता है एटमॉस्फेयर में, उसे हम क्लाइमेट बोलते हैं। या फिर किसी क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज़ अफेक्टेड ओनली बाय इट्स एल्टीट्यूड एंड रिलीफ। जब भी क्वेश्चन में ओनली दिया रहता है तो वो जो क्वेश्चन ऑप्शन में ओनली दिया रहता है ना, तो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक ही क्या हो जाता है, नेगेटिव, मतलब कि कट कर देने का ऐसे क्वेश्चंस को। ओके, और जो डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं वेदर। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं, क्लाइमेट नहीं बोलते हैं। तो ए वाला भी गलत हो गया और इसमें ओनली लगा है। ओके, इसलिए बी वाला भी गलत हो गया, क्योंकि क्लाइमेट जो है उसके बहुत सारे इफ़ेक्ट है चेंज होने के लिए। ओके, सो ए और बी दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ वन, ए और बी आर फॉल्स। अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द गिवन फीचर्स ए एंड बी। दिए गए लक्षणों में ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करना है। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी कहाँ कहाँ से आती है वो आपको ढूंढना है। यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मित होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। ओके, तो फिर सही आंसर आपको ढूंढना है कि सोर्स ऑफ एनर्जी इसमें से कौन सा है। और इसके बारे में दो चीज़ बताए भी है कि यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, मतलब कि कन्वेंशनल सोर्स है ये। ठीक है, और इसको कब रिलीज़ किया जाता है, क्रूड ऑयल जब निकाला जाता है बाहर तब उसे रिलीज़ किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है प्राकृतिक गैस, इसके लिए सही आंसर है। नेचुरल गैस इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। और हम एक टाइम पे ना 10 क्वेश्चंस करने की ही कोशिश करेंगे। ओके, क्योंकि 30 क्वेश्चंस इतने बड़े हो जाते हैं ना, 60 के जो वीडियोस होते हैं इतने बड़े हो जाते हैं कि बच्चे इसको देखते ही नहीं। और 60 मिनट्स, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो 10 क्वेश्चन ही करेंगे और आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 वाला। इंडियाज रिसर्च स्टेशंस मैत्री इज लोकेटेड इन। पता है आपको ये जो टॉपिक दिया है ना, ये 5th के बच्चों को भी है। यस, 5th के बच्चों को है। ओके, बस हमें थोड़ी सी मेहनत करनी है और सीटेट हमारा पास हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर जो आएगा वो है अंटार्कटिका में रिसर्च स्टेशन बना हुआ है, क्योंकि अंटार्कटिका में कोई भी ह्यूमन बींग्स तो रह नहीं सकता क्योंकि बहुत ठंडी रहती है। तो वहाँ पर रिसर्च स्टेशन बनाया गया है और उसका नाम है मैत्री। ठीक है, तो कहाँ पर है ये, हमारे अंटार्कटिका में है। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन। और अगर आप बड़ी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगी। ओके, क्योंकि ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आते बड़े बड़े वीडियोज़ में, तो मेरी पूरी मेहनत वेस्ट चली जाती है। इसलिए मैं शॉर्ट वीडियोज़ बनाया करूँगी 10 क्वेश्चन का। ओके, सो बाय बाय एवरीवन।